have covered Regulating Act 1773, Amending Act 1781, Pitt's India Act 1784, Act of 1786, Charter Act 1793, Charter Act 1813. तो today we will start Charter Act 1813. चार्टर एक्ट 1813 में 4-5 बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो क्या हुआ था, अभी तक तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी ही मोनोपोली थी इंडिया के ऊपर, मतलब इंडिया में जो भी ट्रेड होएगा उस पर पावर ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। इट्स एक्ट के थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको एंड कर दिया गया था, एक्सेप्ट टी एंड चाइना। मतलब सिर्फ टी और चाइना के ऊपर जो ट्रेड था ना उसको छोड़ के बाकी सब पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ना उसको एंड कर दिया गया था। जो दूसरी कंपनीज है ब्रिटिशर्स की, उनको भी अलाउ कर दिया गया था कि वो भी इंडिया आ सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको एंड कर दिया गया था, एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। सेकेंड पॉइंट ये था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको अलाउ कर दिया था कि वो इंडिया आ सकते हैं और सेपरेट वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब उनको अलाउ कर दिया कि वो इंडिया आ सकते हैं और वेस्ट जितना ज़्यादा हो सके वेस्टर्न एजुकेशन का सेपरेट हो। थर्ड पॉइंट था कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनको पावर दे दी गई थी, वो इम्पोज कर सकते हैं टैक्सेस, और कोई भी अगर टैक्स नहीं करता तो उनको पनिश करने की पावर भी दे दी गई थी लोकल गवर्नमेंट्स को। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की उसकी मोनोपोली ख़त्म हो गई थी, तो जो कंपनी की जो टेरिटरी थी इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर जो कंपनी की टेरिटरी थी उन पे किसका रूल आया था, मतलब जो ब्रिटिश जो क्राउन थी, जो इंग्लैंड में थी ब्रिटिश क्राउन की, उसकी सॉवरन पावर इंक्रीज़ हो गई थी इस एक्ट के थ्रू। सेकेंड है, इसके बाद जो एक्ट आता है वो है 1833। 1833 में क्या हुआ था कि ये एक फाइनल स्टेप है सेंट्रलाइजेशन की टूवर्ड्स। अभी तक तो क्या था, जो गवर्नर जनरल था ना उनको हमने क्या बोला था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जा रहा था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो बंगाल के और मद्रास की जो गवर्नर्स थे ना उनकी पावर और ख़त्म कर दी थी, मतलब डिप्राइव। और इसी के नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक प्योर कमर्शियल बॉडी थी उसको प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। मतलब अभी तक हमने क्या देखा कि 1833 का एक तो ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन की टूवर्ड्स। गवर्नर जो जनरल थे बंगाल के उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया था, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो विलियम बेंटिक थे, और जो बंगाल के और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी पावर एंड कर दी गई थी, बहुत कम कर दी गई थी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक कमर्शियल बॉडी थी उनको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। और इस एक्ट के थ्रू एक अटेम्प्ट किया गया था कि ओपन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है ना उसमें इंडियंस को भी मौका दिया जाए, पर वो इसमें इस एक्ट के थ्रू सक्सेस नहीं होता। वो जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट आता है 1853 उसमें वो सक्सेस हो जाता है। मतलब इस एक्ट के अंदर 2-4 इंपॉर्टेंट बातें हुई थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो विलियम बेंटिक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था, और
जो इस सिविल सर्विस का अटैम्प्ट किया था कि इसमें इंडियंस भी भाग ले सकें, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया था। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। अब चार्टर एक्ट 1853 क्या हुआ था कि अभी तक तो जो इंडिया के ऊपर सारे जो काम थे ना वो गवर्नर जनरल प्लस उसकी जो वो 4 मेंबर वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो कर रही थी। अब जो काम थे ना वो डिवाइड कर दिए गए थे। तो जैसे जो आज एट प्रेजेंट जैसे है ना कि लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है। लेजिस्लेटिव का काम क्या है कि वो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव का काम है वो उसका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना। तो उस टाइम क्या हुआ था कि फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस थे ना उनको डिवाइड किया गया था और एक एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स जिन मतलब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना उसमें 6 न्यू मेंबर्स का एडिशन हुआ था। इसको बोला था लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। मतलब एक तरह से बोला जाए तो गवर्नर जनरल की अलग से एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई थी। मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो थी पहले से, अब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई थी। 6 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए थे जिसको फॉर द बोला गया था इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, मतलब इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। India, the Indian trade was thrown open to all the British merchants. However, it continued monopoly of the company over the ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको एंड कर दिया गया था सिर्फ एक टी के अंदर, और चाइना के साथ जो उनका ट्रेड था बस उसको छोड़ के बाकी मतलब दूसरी कंपनीज को भी अलाउ किया था कि वो इंडिया आ सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यही कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो गई थी, मतलब जो ब्रिटिश क्राउन थी उसकी सॉवरेन पावर थी वो आ गई थी, वो इंक्रीज़ हो गई थी। कंपनी की जो टेरिटरी थी इंडिया के अंदर उसमें ब्रिटिश क्राउन की पावर इंक्रीज़ हो गई थी और अलाउ किया गया था इस एक्ट के थ्रू जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ की वो इंडिया आए और वेस्टर्न एजुकेशन को सेपरेट करे और यहीं पे मतलब इंडिया के अंदर सेटल और लोकल गवर्नमेंट्स को पावर दे दी गई थी कि वो टैक्स इंपोज कर सकते हैं और कोई अगर टैक्स नहीं दे पाता है तो उनको पनिश करने की पावर भी दी गई थी। फिर हमने मैंने आपको बताया चार्टर एक्ट 1813, ये एक फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन की टूवर्ड्स। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिनको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और जो पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, इनको सिविल और मिलिट्री पावर दोनों दे दी गई थी। दस द एक्ट वेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद authority over the entire territorial area possessed by the British in India, and the Lord William Bentinck was the first Governor General of India। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। मतलब बॉम्बे और मद्रास की जो गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव पावर थी ना वो ख़त्म कर दी गई थी इस एक्ट के थ्रू। एंड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द एंटायरली ब्रिटिश इंडिया। मतलब पूरे ब्रिटिश इंडिया की जो पावर थी ना अब सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में आ गई थी। मतलब जो गवर्नर जनरल था ना बंगाल को उसको पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और बंगाल के गवर्नर की और मद्रास के गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव पावर थी ना उसको ख़त्म कर दिया गया था। और इस एक्ट के पहले तक जितने भी लॉज आ रहे थे ना उसको रेगुलेशन बोला जाता था, लेकिन अब इस एक्ट के बाद जितने भी लॉज बनेंगे ना उनको एक्ट बोला जाएगा। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशन, व्हाइल लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एक्ट। It ended the activity of the East India Company as a commercial body which become purely administrative body। मतलब अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटी थी ना कमर्शियल बॉडी की जो तरह वो काम करी उसको ख़त्म कर दिया गया था, वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। इट प्रोवाइडेड द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हीज मैजेस्टी एंड हीज हायर्स एंड एक्सेसेस। मतलब इसका
मतलब यही है कि जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसकी पावर कम कर दी गई थी, और मेन जो पावर थी ना, वो मतलब वो अगर काम भी कर रहे हैं तो वो ब्रिटिश क्राउन के कहने पर वो जैसे कहेगी वैसे ही काम करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। Charter Act 1813 attempted to introduce a system of open competition for the selector of civil servants। ये मैंने आपको बताया है कि इस एक्ट के थ्रू अटेम्प्ट हुआ था कि ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करना सिविल सर्वेंट्स के, ताकि इंडिया के लोग भी एग्ज़ाम दे सके, इंडिया के लोग भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ सके। लेकिन ये इस एक्ट के थ्रू सक्सेस नहीं हुआ था, ये नेक्स्ट एक्ट में सक्सेस हो जाएगा। अब पढ़ेंगे हम चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 में मैंने आपको बताया कि जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव फंक्शन दोनों अलग अलग कर दिए गए थे। गवर्नर इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल। It provided for the addition of 6 new members called legislative councillors to the council, and in other words it established a separate governor general executive council, legislative council। मतलब अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो थी, अब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग से बना दी गई थी 6 मेंबर की, जिसको इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। इसको एक तरह से मिनी पार्लियामेंट भी बोलते हैं। adopting the same procedure as the British Parliament, thus legislation for the first time was treated as a special